दोनों इसके अंदर ही लाए करते हैं, एक जो आप नहीं भी चाह रहे हो और एक आप जो चाह भी रहे हैं। हाँ। सो थैंक यू सर। उसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं कि डिफरेंट मॉडल्स क्या हैं पब्लिक पॉलिसी। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको ये थोड़ा सा बेस डेवलप किया पॉलिसी के, डिफरेंट पॉलिसीज क्या हो सकती हैं, पॉलिसी का कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी क्या डिफरेंट डायमेंशंस हैं। अभी हमने बात करनी है, अब हम उस पार्ट की तरफ जा रहे हैं जो थोड़ा सा टेक्निकल है, जो आपको तो मुझे थोड़ा ज़्यादा समझाना पड़ेगा कि डिफरेंट पब्लिक पॉलिसी बनती कैसे है। तो जो ये जो डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं, ये जो डिफरेंट अप्रोचेज़ हैं पब्लिक पॉलिसी की, इसमें एक जो बड़ा बेसिक क्वेश्चन डिस्कस हो रहा होता है वो ये हो रहा होता है कि अब आपने सिर्फ एक जो ब्रॉड पर्सपेक्टिव है ना उस पर गौर करना है, आपको पूरी उसकी अप्रोच समझ आ जाएगी। जो ये मॉडल्स होते हैं इसमें आप ये देख रहे होते हैं कि वो कौन कौन से एक्टर्स हैं, कीवर्ड कौन सा है, वो कौन कौन से एक्टर्स हैं जो पब्लिक पॉलिसी की फार्मूलेशन में मोस्ट प्रोमिनेंट हैं, जो इम्पेक्ट कर रहे होते हैं। वो जो एक्टर्स हैं जब वो आप उनको अलग करते हैं तो उससे आपको समझ आता है कि ये तो एक हर जब एक्टर डिफरेंट एक्टर आएगा तो एक डिफरेंट मॉडल बन जाएगा। कैसे? सबसे पहले मैं इंस्टीट्यूशनल मॉडल की बात करता हूँ। इंस्टीट्यूशनलिज्म इंस्टीट्यूशनल मॉडल क्या कहता है? वो ये कहता है कि जो पब्लिक पॉलिसीज हैं वो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस ही बना रहे होते हैं। गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो पब्लिक पॉलिसी को वो पब्लिक पॉलिसी उस तक पब्लिक पॉलिसी ही नहीं है जब तक कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन उसको अडॉप्ट नहीं करता, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करता, उसको इन्फोर्स नहीं करता। तो आपको क्या समझ आया? इंस्टीट्यूशनल मॉडल का नाम इंस्टीट्यूशनल मॉडल क्यों हुआ, या इंस्टीट्यूशनल मॉडल को इंस्टीट्यूशनल मॉडल क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जो एक्टर है जो उसकी पब्लिक पॉलिसी में बनाने में जो सबसे मेन एक्टर है वो कौन सा है? गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन। तो सिर्फ जो एक ही एक्टर से आपको समझ आ गया ये मॉडल। तो मैं आपको यहाँ पे क्या कहूँ कि जो पब्लिक पॉलिसी हैं वो इंस्टीट्यूशनल मॉडल क्या कहता है? पब्लिक पॉलिसीज have their origins in government institutions। ठीक हो गया? वो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन डिफरेंट हो सकते हैं, या मैं अगर इसको और तरह से लिखूं तो मैं इसको ये कहूँगा कि जो गवर्नमेंट पॉलिसी डज नॉट बिकम अ पब्लिक पॉलिसी। मैंने पहले भी आपको बात बताई लेकिन दोबारा बता देता हूँ। यार कोई लॉबी में वेट कर रहा है, काइंडली उसे एंटर कर लो कोई बंदा। Until it is adopted, implemented and enforced by some government institution। इंस्टीट्यूशनल मॉडल कहता है कि जो सबसे प्रोमिनेंट एक्टर है पब्लिक पॉलिसी के प्रोसेस में वो इंस्टीट्यूशन है। वो कौन से 3 फैक्टर्स हैं जिससे हमें लगता है कि यार जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हैं वो बड़े ही ज़रूरी हैं? इंस्टीट्यूशनल मॉडल तो ठीक बात करता है। सबसे पहला लेजिटिमेसी। कोई भी पॉलिसी आप अडॉप्ट कर लोगे तो वो जब तक जो है वो जो गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है, कैबिनेट है, जो पार्लियामेंट है, वो जब तक उसको लेजिटिमेट उसको पास नहीं करेंगी उस वक्त तक उसको लेजिटिमेसी नहीं मिलेगी। और किसी भी जो पॉलिसी होती है उसका लेजिटिमेट होना बहुत ज़रूरी है। उस वक्त तक जब तक वो लेजिटिमेट नहीं होती इम्प्लीमेंट नहीं की जा सकती है, वो कोर्ट में चैलेंज हो जाती है। तो जो जो लेजिटिमेसी है किसी भी जो क्या कह लो पॉलिसी है, वो कौन कौन उसको जो लेजिटिमेसी देता है वो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस देते हैं अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूशनलिज्म। दूसरा फैक्टर यूनिवर्सैलिटी।
यूनिवर्सलिटी क्या है कि वो कहते हैं कि वो जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन हैं उनमें ही वो कैपेसिटी होती है कि कोई एक पॉलिसी को पूरी कंट्री के हर एक पर्सन पे इम्प्लीमेंट कर सके। वो कोई और पर्सन नहीं है जो कि उसको इम्प्लीमेंट कर सके यूनिवर्सली हर एक बंदे पे। तो दूसरा फैक्टर यूनिवर्सलिटी है। तीसरा जो है वो कोएर्शन है कि गवर्नमेंट जो है वो उसी के पास ही वो पावर होती है जिसके थ्रू अगर कोई वायलेट कर रहा है, कोई किसी पॉलिसी के अगेंस्ट कुछ उसने किया है, तो वो उसको पनिश कर सकती है। उसको उस पॉलिसी को ज़बरदस्ती इम्प्लीमेंट करने की पावर भी किसके पास होती है? गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस के पास होती है। तो इंस्टीट्यूशनल मॉडल क्या कहता है कि पॉलिसी जो है उसमें जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं वो बड़ा रोल प्ले करते हैं। दूसरा मॉडल जो है वो हम रैशनल मॉडल की बात करते हैं। रैशनल मॉडल क्या कहता है? रैशनल मॉडल के मुताबिक जो है, रैशनल मॉडल कहता है कि कोई भी जो पॉलिसी बनती है उसका मकसद होता है कि हमने जो है वो मैक्सिमम गोल अचीव करना है। उसका मतलब ये होता है कि जो आपकी सोसाइटी में पॉलिसी वही आएगी जिससे जो है वो मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा हो। एक वो पॉलिसी जो है वो जिससे जो है वो कम लोगों को फ़ायदा हो रहा है, जिसके बेनिफिट कम है, वो पॉलिसी कभी इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती है। तो रैशनल मॉडल क्या कहता है? वो कहता है कि जो पॉलिसीज़ होती हैं उनका पर्पज़ होता है मैक्सिमम सोशल गेन। तो उनके मुताबिक, रैशनल मॉडल के मुताबिक जो है वो जो है वो दो पॉलिसीज़ कब अडॉप्ट होंगी? पहला होगा जब कॉस्ट किसी की बेनिफिट से कम होगी। एक्सीड्स नहीं, क्या होगा? बेनिफिट्स एक्सीड कॉस्ट। ठीक हो गया कि कोई भी पॉलिसी ला रहे हैं आपने, आपको पता लगा कि आप उस पॉलिसी के, अब कोई भी गवर्नमेंट का कोर्स ऑफ एक्शन होता है उसको आपको पता है कि उसके उस पर कुछ ना कुछ कॉस्ट आ रहे होते हैं, कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर्स आ रहे होते हैं, और उन एक्सपेंडिचर्स पे उसको अडॉप्ट करने से कुछ बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं। तो रैशनल मॉडल क्या कहता है कि पॉलिसी वही आएगी जिससे मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल रहे होंगे। ठीक हो गया। पहली बात तो जो है उसके बेनिफिट्स ज़्यादा हों। दूसरी बात वो कह रहा है कि जिससे मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल रहे हों, पॉलिसी दैट accrues maximum benefits। अब ये जब मैं आगे उसको मैं फार्मूलेशन वाले स्टेप पे जाऊंगा तो वहाँ पे आपको भी ये मैं चीज़ समझाऊंगा कि जब पॉलिसी बनती है तो उसमें गवर्नमेंट के पास डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स आते हैं। उसकी मैं कैसे मिसाल दूँ? सबसे एजुकेशन है। एजुकेशन को आपने ठीक करना है तो आपके पास डिफरेंट कोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं? आपने क्वालिटी को बेहतर करना है एजुकेशन की। पहली है कि आप जो है वो टीचर जो है उनका स्टैंडर्ड बेटर करें, उनकी ट्रेनिंग का बंदोबस्त करें वगैरह वगैरह। दूसरा ये कि आप स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करें। तीसरा ये कि आप जो है वो अच्छी बुक्स लाएं। फिर आप कोई और अल्टरनेटिव हो सकता है जैसे गवर्नमेंट का था सिंगल नेशनल करिकुलम। तो ये डिफरेंट अल्टरनेटिव्स हैं। फिर गवर्नमेंट क्या करती है उसमें से वो अपनी पॉलिसी में वो वाला पकड़ती है जिसको उससे लगता है कि उसके बेनिफिट ज़्यादा हो सकते हैं, जो मैक्सिमम बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। तो रैशनल मॉडल जो वो क्या है, वो क्या कहता है कि पॉलिसी वो आती है जिसमें मैक्सिमम सोशल गेन। तीसरा जो मॉडल है वो इंक्रीमेंटल मॉडल है। इसे इंक्रीमेंटलिज्म भी कहते हैं। हाँ, बाबा हजूर जो हैं वो चार्ल्स लिंडब्लोम हजूर थे जिन्होंने ये मॉडल दिया था, चार्ल्स ब्लोम। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि जो पॉलिसीज़ बनती हैं, कोई भी पॉलिसी जो बनती है वो असल में कॉन्टिन्यूएशन होती है जो प्रीवियस पॉलिसीज़ होती है। जो पॉलिसी जो है वो कहता है कि जो पहले गवर्नमेंट कोई भी नई पॉलिसी जो है वो ला रही है तो वो जनरली वो नई पॉलिसी नहीं होती है बल्कि वो कॉन्टिन्यूएशन होती है एग्जिस्टिंग पॉलिसी की।
उसकी रीज़न क्या है? ये क्या कहता है, वो क्या कहता है, कंटिन्यूएशन। उसकी रीज़न क्या देता है, वो क्यों कहता है कि जो है वो एग्जिस्टिंग जो पॉलिसीज़ होती हैं, वही जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ होती हैं उनकी कंटिन्यूएशन होती है, थोड़ा सा ऊपर नीचे करके सेम पॉलिसीज़ लाती हैं। वो मिसाल देता है कि सबसे पहले तो कोई भी जो पॉलिसी है उसको लाने के लिए आपको पता है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, और उस इन्फॉर्मेशन कौन सी है कि आपको पता हो कि किसी भी पॉलिसी की कॉस्ट क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, फिर जो है वो डिफरेंट जो पॉलिसी ऑल्टरनेटिव्स होते हैं उनका कंपैरिजन होता है। तो इन सब के लिए उसकी कॉस्ट बेनिफिट निकालने के लिए बहुत सारा टाइम लग रहा होता है, टाइम, इंफॉर्मेशन, मनी, ये सारा कुछ कंज्यूम हो रहा होता है। जब आप ये एनालिसिस कर रहे हो कि जो डिफरेंट पॉलिसी ऑल्टरनेटिव्स हैं उसके कॉस्ट क्या होगा, बेनिफिट क्या होंगे, और डिफरेंट एनालिसिस चल रहा होता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि फिर क्या करती है कि इस सारे फड्डे में पड़ने से पहले जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है उसमें थोड़ा बहुत चेंज करके अपनी एक नई पॉलिसी ला के आ गई। सबसे बड़ी मिसाल जो है इसमें, जो अपोजिशन क्रिटिसिज्म करती है सास प्रोग्राम पे, ये सास प्रोग्राम इज़ एक्चुअली the same or is actually the Benazir incomes program but with a different name. तो although I don't agree with them, लेकिन एक आप इसको मिसाल दे सकते हैं कि उनके मुताबिक ये इंक्रीमेंटलिज्म है कि आप एक जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है उसमें थोड़ी सी चेंज करके आप एक अपनी अलग से जो है वो पॉलिसी लेके आ जाते हो। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि क्यों जो है वो इंक्रीमेंटल मॉडल जो है वो डिफरेंट गवर्नमेंट अडॉप्ट करती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास वो टाइम, मनी, इन्फॉर्मेशन नहीं होती जिससे वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर सकें, डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स का जो है वो एनालिसिस कर सकें। ठीक हो गया। दूसरा जो है, जब भी कोई पॉलिसी आती है उसके लिए एक ख़ास लेजिटिमेसी चाहिए होती है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट में ख़ास अवेयरनेस लेवल चाहिए होता है, एक पूरे प्रोसेस से गुजर के आना होता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि ये सारे झंझट में पड़ने से पहले के बजाय इसके कि नई पॉलिसी लाएंगे, उसको दोबारा से एक लेजिटिमेसी चाहिए होगी, एक सारा पूरा प्रोसेस से गुजरेगा, इससे बचने के लिए जो पहले पॉलिसीज़ की लेजिटिमेसी बनी हुई है एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ की, उन्हीं में चेंजेस करके नई पॉलिसी आप वो चाह रहे हो कि उस प्रोसेस से ही बच जाओ, क्योंकि आपको जब नई पॉलिसी आएगी तो उसके साथ नई पॉलिसी के जो बेसिक चीज़ जो हर एक नए प्रोजेक्ट का होता है, नए इनिशिएटिव का होता है, उसके साथ अनसर्टेनिटी आती है। आपको नहीं पता कि उसके एग्जैक्टली जो आउटकम क्या होगी, उसके बेनिफिट्स कितने जो हैं वो पेपर पे जो हमने लिखे हैं क्या वाकई उसमें आएंगे या नहीं। तो उस अनसर्टेनिटी से लिए आप क्या करते हो, एग्जिस्टिंग पॉलिसी जो है उसी को ही, फिर ये पॉलिटिकली एक्सपीडियंट है। पॉलिटिकली एक्सपीडियंट जो है इसका मतलब ये है कि जो एग्जिस्टिंग जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनके लिए आसान होता है कि कोई एक पॉलिसी जिसके लिए पहले एक फ्रेमवर्क बना हुआ है, बस उसको थोड़ा सा चेंज करके पॉलिसी ला है, उनके लिए आसान है, पॉलिटिकली एक्सपीडियंट है उनके लिए। और दूसरा क्या फ़ायदा होता है कि क्योंकि अगर प्रीवियस गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी लाई है तो, और गवर्नमेंट उसको बस थोड़ा सा इंक्रीमेंटल चेंज उसमें कर रही है, तो जो अपोजिशन उसको रेजिस्ट नहीं करेगी, बजाय इसके कि कोई आप नई पॉलिसी लाओगे तो अपोजिशन पे उस पर रेजिस्टेंस आएगी, उस पर क्रिटिसिज्म आएगा। तो पॉलिटिकली एक्सपीडियंट है गवर्नमेंट के लिए कि वो आप जो है वो, उसके पास ग्रुप थ्योरी है, ग्रुप मॉडल। ग्रुप मॉडल क्या कहता है? ग्रुप मॉडल ये कहता है कि मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से एक्टर्स हैं, कौन कौन सी आउटकम चाह रहे होते हैं आप, उससे पता लगता है कि वो कौन सा मॉडल। अब ये ग्रुप मॉडल के नाम से पता लग रहा है कि एक एक जो पॉलिसी है, इसके ग्रुप मॉडल के मुताबिक जो पॉलिसी है वो असल में ख़ास किस्म के ग्रुप के इंटरेस्ट को जो है वो बता रही होती है। कैसे?
ग्रुप थ्योरी के मुताबिक उन्होंने कहा है कि जो पब्लिक पॉलिसी है उसमें जो डिटरमिन कर रही होती है कि कौन सी पॉलिसी बनेगी कौन सी नहीं बनेगी, तो उसमें जो डिफरेंट लोगों के इंटरेस्ट होते हैं, एक ख़ास ग्रुप है उसके एक ख़ास इंटरेस्ट अटैच है एक एक पॉलिसी के साथ। एक और ग्रुप है ग्रुप टू, ये ग्रुप वन है ये ग्रुप टू है, उसके डिफरेंट इंटरेस्ट हैं एक पॉलिसी के साथ अटैच होगी। अब जो पॉलिसी वो बनेगी जो अडॉप्ट होगी, जो इन इन ग्रुप्स में जो डोमिनेंट ग्रुप होगा, ग्रुप वन हो गया ग्रुप टू हो गया, तो जो डोमिनेंट ग्रुप होगा उसकी जो है पॉलिसी अडॉप्ट हो जाएगी। तो ये वो क्या कहता है कि पब्लिक पॉलिसी असल में जो है ये प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप स्ट्रगल है। इसकी क्या मिसालें हैं? इसकी मिसाल, सबसे बड़ी मिसाल क्या है कि शुगर सब्सिडीज, शुगर इंडस्ट्री की सब्सिडीज़। अब वो एक जो शुगर इंडस्ट्री का जो कार्टेल बना हुआ है, उनका एक पूरा ग्रुप है जो इन्फ्लुएंस कर रहा होता है कि शुगर की इंडस्ट्री को जो है वो सब्सिडीज़ मिलनी चाहिए। उसके अलावा अगर आप टेक्सटाइल एसोसिएशन हैं उनकी बात कर लें, टेक्सटाइल जो एक ग्रुप है पूरा, एप्टमा या कुछ उससे इस तरह से उसे कहते हैं, वो अपने वो अपनी जो उनके इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए पुश कर रहा होता है कि जो है वो पॉलिसीज बने। तो ग्रुप मॉडल का में ये बात करता है कि जो पॉलिसी होती है वो असल में ग्रुप स्ट्रगल का प्रोडक्ट होता है। जो डोमिनेंट ग्रुप हो जाएगा उसका जो है कोई भी पॉलिसी उस डोमिनेंट ग्रुप के इंटरेस्ट को रिफ्लेक्ट करेगी। तो चार पांच चीज़ें जो कि डिटरमिन करती हैं कि कौन सा जो है वो ग्रुप जो है वो डोमिनेट करेगा। सबसे पहले नंबर्स। अब जैसे नेशनल असम्बली जो है उसमें हमारे जो गवर्नमेंट के नंबर ज़्यादा होते हैं या ट्रेजरी बेंचेस के नंबर ज़्यादा होते हैं, तो जनरली जो पॉलिसीज़ होती हैं वो उनके इंटरेस्ट को रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं। तो पहला जो है वो नंबर्स। दूसरा वेल्थ। कोई जितना ज़्यादा कोई ग्रुप ज़्यादा अमीर होगा उसका उतना ही जो गवर्नमेंट के पावर सर्कल्स हैं उनमें उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा। शुगर की बात की हमने, टेक्सटाइल की बात की, और जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो सारे जो हैं वो इसमें आ जाते हैं। तो वो उनका चूँकि वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कैपेसिटी में ज़्यादा होते हैं। उसके बाद हम बात करें क्या हो सकता है, इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ। आपको पता है कि हमारी कंट्री की जो सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन कंसिडर किया जाता है वो मिलिट्री को किया जाता है। तो मिलिट्री की जो स्ट्रेंथ है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ, वो काफ़ी अच्छी है। तो इस वजह से जो वो पॉलिसीज़ हैं उनमें अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। वो बजट की एलोकेशन हों, वो डिफरेंट परचेज हो, डिफरेंट उसकी मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट्स की, उसके अलावा जो डिफरेंट फॉरेन पॉलिसी के डिसीजंस हैं उनमें उनका इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो ये फैक्टर्स जो हैं वो डिटरमिन कर रहे होते हैं कि कौन सा जो है वो आ, कौन सा जो एक्टर है वो इन्फ्लुएंस करेगा। तो इस मॉडल को ग्रुप ग्रुप मॉडल कहते हैं। उसके बाद जो है वो इलीट मॉडल है। एलीट मॉडल के मुताबिक जो पॉलिसीज़ हैं वो एलीट के इंटरेस्ट को रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं। कैसे? वो कहते हैं कि जो एलीट है इस मॉडल के मुताबिक वो वेल इन्फॉर्म्ड होता है, उसे इंफॉर्मेशन होती है कि कोई भी पॉलिसी जो है उसके क्या कॉस्ट हो सकते हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं। वो वेल एजुकेटेड होता है। उसके अलावा वो क्या कहता है कि वो चूंकि वो वेल कनेक्टेड होता है, इस वजह से जो है उसका जो लेजिटिमेसी किसी भी पॉलिसी का क्रिएट करना उनके लिए आसान होता है। उसके अलावा वो बहुत बहुत सारे रिसोर्सेज को एलीट्स कंट्रोल कर रहे होते हैं, जैसा कि मीडिया है। मीडिया इंफॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहा है, वो नैरेटिव बिल्ड कर सकता है किसी भी पॉलिसी के अगेंस्ट, उसके हक में। तो ये सारी क्या चीज़ बता रही है, एलीट मॉडल बता रहा है, एलीट थ्योरी बता रही है कि हमारी जो डिफरेंट कह लो कि
पॉलिसीज़ हैं वो एलीट के इंटरेस्ट को जो है वो रिफ्लेक्ट कर रही होती है। तो ये डिफरेंट मॉडल्स से जो आपको मैंने बताया, इसमें एक क्वेश्चन जो है वो सबसे कॉमन था जो मैंने आपको शुरू में बताया कि वो कौन से एक्टर हैं जो पॉलिसी में, या कौन से फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स दोनों, जो पॉलिसी को कि कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट होगी उसको डिटरमिन कर रहे होते हैं। उससे जो है वो उससे जैसे एलीट है, एलीट उसको एलीट के इंटरेस्ट को रिफ्लेक्ट कर रही है तो एलीट मॉडल हो जाएगा, ग्रुप के इंटरेस्ट को रिफ्लेक्ट करिए ग्रुप मॉडल हो जाएगा, इंस्टीट्यूशन है तो इंस्टीट्यूशन हो गया, इंस्टीट्यूशन के इंटरेस्ट को रिफ्लेक्ट करिए, इंस्टीट्यूशन एक कॉमन या सबसे डोमिनेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये एक उन फैक्टर पे, उन एक्टर्स पे, उन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही होती है कि पब्लिक पॉलिसी ये मॉडल। अच्छा, अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि इनमें से कौन सा मॉडल जो है वो सबसे मोस्ट यूज़फुल होता है, या कौन सा मॉडल जो है वो हमारी प्रैक्टिकल एम्पिरिकल एविडेंस बताती है कि वो ज़्यादा रेलेवेंट है। तो यहाँ पे ये जितने भी मॉडल्स हमने बताए वो सारे ठीक हैं, वो सारे इम्प्लीमेंट हो रहे होते हैं। एट कोई पॉलिसी आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो इसमें तो यार एलीट मॉडल जो है वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है। कुछ में आप देखेंगे जैसे कि मैंने मीडिया पर्सन की कोई भी पॉलिसी ले ली जाए, जैसे गवर्नमेंट जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन लाना चाह रही थी, वो मीडिया वाला एक बिल लाना चाह रही थी, तो वो गवर्नमेंट अडॉप्ट ना कर सकी। क्यों ना कर सकी? क्योंकि जो इलीट के इंटरेस्ट जो थे वो उसमें रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे थे। मैं आपको अगर बताऊं, ग्रुप थ्योरी की मैंने मिसाल दी, शुगर कार्टर्स, टेक्सटाइल मिल्स, वो सारी जो हैं वो एलीट की होगी। इंस्टीट्यूशंस की मैंने आपको बहुत सारी मिसालें दी कि इंस्टीट्यूशन के बगैर जो है वो कोई पॉलिसी इम्प्लीमेंट ही नहीं हो सकती है। इस तरह और क्या बताया मैंने, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप कोई एक मॉडल जो है वो हर एक कंडीशन में एप्लीकेबल नहीं है, और कोई एक मॉडल जो है वो ऐसा नहीं है कि वो सुपीरियर है दूसरे से। तो हर एक मॉडल जो है वो डिफरेंट कंडीशन पे अप्लाई हो रहा होता है। ठीक हो गया? क्या टाइम हुआ? 11:58। समझ आ रही है आप लोगों को? यस सर। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। यस सर। अब हम बात करते हैं पब्लिक पॉलिसी प्रोसेस को। आल्दो जो है एक दिन ज़्यादा लग जाएगा इसमें, मैं अगर आप यहीं पे पॉइंट कर दूंगा तो